नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन संस्कृत शिक्षण विधियों का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। यूनिट 4 का पार्ट नंबर 1 मैं आपको करवा चुका हूं, जो कि कल अपलोड कर दिया गया था। आज अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे जो परंपरागत शिक्षण विधियाँ हैं उसका आगे का पार्ट। और परंपरागत शिक्षण विधियों में 2 विधियाँ मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज जो नेक्स्ट विधि अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक विधि है। तो ये भी एक संस्कृत की प्राचीन शिक्षण पद्धति परंपरागत विधि है जिसको अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन ने गुरुकुल विधि यानी कि जिसको अपन आपकी पाठशाला विधि भी बोलते हैं, और एक भंडारकर विधि, दोनों विधियों को अपन ने दोस्तों पढ़ लिया था। आज अपन पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसका परिचय सबसे पहले देखें तो पाठ्य पुस्तक विधि का सामान्य अर्थ क्या है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना ही इसका सामान्य अर्थ है। इसके अलावा इस विधि के पीछे यह मान्यता, ये विधि जो पाठ्य पुस्तक विधि बनाई गई, इसके पीछे की मान्यता क्या है। इसकी मान्यता है कि मनुष्य स्मरण के साथ साथ विस्मरण भी करता है। विस्मरण की स्थिति में पुनर्स्मरण करने के लिए ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संरक्षित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे की जो पाठ्य पुस्तक विधि के पीछे की जो मान्यता है दोस्तों, वो क्या थी कि जैसे मनुष्य जो है उसको याद करने के साथ साथ भूलने की भी उसमें क्या होती है, आदत होती है। स्मरण करना मतलब याद करना, विस्मरण यानी भूल जाना। तो याद किया हुआ व्यक्ति भूल जाता है, और उस भूल जाने की स्थिति में उसको पुनः याद करना पड़ता है, पुनः स्मरण करना पड़ता है। तो पुनर्स्मरण वह कहाँ से करे, तो अगर अपन ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संरक्षित रखेंगे तो वह पुस्तक पढ़ के उसको पुनः स्मरण कर लेगा। आजकल की तो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। जैसे ये वीडियो आपने देख लिया, और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप भूल जाते हो इस चीज़ को, तो दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हो और आसानी से आपका पुनः स्मरण हो जाएगा। लेकिन ये भी एक पुनर्स्मरण का माध्यम ही है। लेकिन पहले क्या था कि कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। जैसे मान लीजिए गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा दिया, एक गुरुजी ने जो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चा जो है वो घर जा कर के पढ़ी हुई चीज़ को भूल गया। तो अब वह वापस पुनः गुरुजी के पास अगले दिन आएगा तो वो पूछ सकता है, लेकिन उस समय घर पे वह उस गुरुजी को नहीं पूछ सकता। भाई घर पे है वो, तो गुरुजी के पास जा कर के नहीं पूछ सकता उनको कि आपने क्या बोला। तो यानी कि भूल जाता है बच्चा। तो भूली हुई चीज़ को पुनः स्मरण करने के लिए अपने को किसी माध्यम की आवश्यकता हुई कि भाई बच्चे के पास भी एक ऐसा माध्यम रहे जिससे वह पुनः पढ़ सके, उसको पुनः स्मरण कर सके। तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक का विकास किया गया, और उसमें पाठों का विकास किया गया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में किसका विकास किया गया, पाठों से। भाई पाठ्य पुस्तक क्या होती है, ऐसी पुस्तक जिसमें जो अध्ययन सामग्री है वो पाठों के रूप में रहे, पाठ के रूप में रहे, वो वही आपकी क्या है, पाठ्य पुस्तक होगी। तो ये है दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि का बनने का कारण। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। और दोस्तों बिल्कुल डिटेल से आपको सारी विधियाँ इसी प्रकार से परिचय करवा करके कैसे वो बनी, क्या हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि संस्कृत के सारे टीचिंग मेथड्स यहाँ आपको करवाए जाएंगे। ग्रामर ऑलरेडी करवाई जा चुकी है, हिंदी करवाई जा चुकी है, साइंस करवा दी है, आपको गणित भी करवा दी है, एसएसटी भी आपको जो करवा रहे हैं, साइकोलॉजी भी करवाएंगे। तो पाठ्यपुस्तक विधि का दोस्तों ये था परिचय। इसके बाद देख लेते हैं भारत में इस विधि के प्रबल समर्थक कौन थे। डॉक्टर वेस्ट थे। जो डॉक्टर वेस्ट थे वो भारत में इस विधि के प्रबल समर्थक बने, यानी पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक भारत में कौन थे, डॉक्टर वेस्ट। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनका यह मानना था कि पढ़ने में दक्षता प्राप्त करना, यानी पढ़ने में यानी कि रीडिंग में दक्षता प्राप्त करना, राइटिंग और स्पीकिंग यानी लिखने और बोलने में दक्षता प्राप्त करने की तुलना में अधिक सरल एवं लाभदायी है। अतः इसका ग्राह्य या समर्पण मूल्य भी अधिक होता है। ग्राह्य या समर्पण मूल्य का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं अपन। चलो, इसको देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि पढ़ने में दक्षता प्राप्त करना, डॉक्टर वेस्ट का क्या मानना था कि पढ़ने में, यानी कि अपने 4 कौशल होते हैं भाषा में, LSRW, ये 4 कौशल होते हैं। एक होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो वेस्ट का कहना था कि जो रीडिंग का जो कौशल आपका, रीडिंग का जो कौशल है, पढ़ने का जो कौशल है, वो आपका राइटिंग और आपका स्पीकिंग, इन दोनों कौशलों की अपेक्षा सरलता से सीखा जा सकता है और अधिक उपयोगी भी होता है। क्योंकि स्पीकिंग बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन पढ़ना जो है वो अगर वो सीख जाए तो पढ़ना सीख जाने से वह किसी भी चीज़ को पढ़ करके
खुद ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए रीडिंग को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जाहिर सी बात है पाठ्य पुस्तक तभी काम आ सकती है जब बच्चे में रीडिंग कौशल यानी पढ़ने के कौशल का विकास होता है। तो इसीलिए डॉक्टर वेस्ट ने किसके ऊपर जोर दिया? पढ़ने के कौशल पर बल दिया। अतः और पढ़ने के कौशल पर बल इसलिए दिया क्योंकि इसका ग्राह्य या समर्पण मूल्य अधिक होता है। ग्राह्य या समर्पण मूल्य का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए, समर्पण मूल्य होता है अध्ययन बीच में छोड़ देने पर जीवन में वह अध्ययन कितना उपयोगी है यह जानना समर्पण मूल्य है। मतलब क्या है कि जैसे आपने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें मान लीजिए 20 पाठ, आपने 10 पाठ पढ़ लिए और अब पढ़ाई को आपने छोड़ दिया, तो ये जो 10 पाठ हैं ये अपने आप में पूर्ण है। भाई प्रत्येक पाठ से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, तो ये पाठ अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसलिए जो है इन पाठों का समर्पण मूल्य भी 100% रहेगा। इसलिए जो उसने ज्ञान प्राप्त किया वो अपने आप में 100%, हालांकि उसने आधा ही ज्ञान प्राप्त किया पुस्तक के हिसाब से, लेकिन पाठों के हिसाब से तो उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए इस विधि का समर्पण मूल्य जो है वो काफ़ी अधिक होता है अन्य विधियों की अपेक्षा। और भंडारकर विधि का समर्पण मूल्य आपको पूछा जाए तो उसका समर्पण मूल्य जो है वो 0 दोस्तों होता है। तो समर्पण मूल्य की बात करें तो आपका अध्ययन बीच में छोड़ने पर वह जीवन में कितना उपयोगी है यह जानना ही आपका समर्पण मूल्य या ग्राह्य मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और समर्पण मूल्य अधिक होने का कारण है कि पाठ्य पुस्तक में पाठों का होना, ठीक है, और पढ़ने में दक्षता प्राप्त करना जो है इन्होंने बेहतर बताया डॉक्टर वेस्ट ने। इसलिए इस विधि का जो पाठ्य पुस्तक विधि इसका समर्पण मूल्य और ग्राह्य मूल्य भी अधिक होता है। अब अपन बात करें तो पाठ्य पुस्तक विधि के चरण क्या हैं ये देख लेते हैं अपन। पाठ्य पुस्तक विधि के दोस्तों चरण में पहला चरण आपका शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श संस्कृत वाचन। ठीक है, ये सहस्वर नहीं है दोस्तों, संस्कृत वाचन समझिएगा इसको। सहस्वर वाचन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत का ही सहस्वर वाचन होगा, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श सहस्वर वाचन सबसे पहले किया जाता है, यानी बच्चों को पढ़ के सुनाया जाता है। इसके बाद छात्र द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन भी शिक्षक के पीछे पीछे इसमें किया जाता है। इसके बाद पाठ में आए कठिन शब्दों को का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, मतलब मातृभाषा में इसका अनुवाद किया जाएगा। सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? पाठ का आदर्श वाचन करेगा, पीछे पीछे छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे। और अगर बीच में कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उस कठिन शब्द को समझाने के लिए जो है मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का? मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, अंत में अगर शिक्षक आवश्यक समझे तो मौन वाचन के लिए कहा जाता है। अगर सबसे लास्ट में क्या होता है इस विधि के चरण में, अगर शिक्षक आवश्यक समझे तो ही ये चरण आता है, वरना बस यहीं तक इस विधि के चरण होते हैं, 3 ही चरण। लेकिन अगर शिक्षक आवश्यक समझे तो विद्यार्थियों को मौन वाचन के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक विधि के ये चरण हो गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है विद्यार्थियों को संस्कृत वाचन का अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसमें जो है देखिए, शिक्षक जो है सबसे पहले आदर्श वाचन कराएगा, पीछे पीछे बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, जाहिर सी बात है वो संस्कृत में ही करेंगे, तो संस्कृत के वाचन का अभ्यास उनको मिलेगा। साथ ही मौन वाचन अगर करवाते हैं तो उससे भी अभ्यास का अवसर मिलता है, तो पर्याप्त अवसर मिलता है संस्कृत वाचन का। दूसरा, विद्यार्थी के शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस विधि से विद्यार्थी के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट अपना, विद्यार्थी में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। बच्चा जब किसी चीज़ को अधिक पढ़ता है और उसको समझ में वो आने लगता है तो उसके प्रति उसकी इच्छा जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। आप अपने से देख लीजिए, आप में से काफ़ी लोग पहले ये सोचते थे कि इंग्लिश ले लूँ तो वो ज़्यादा आसान रहेगी संस्कृत की बजाय, लेकिन जब से आपने संस्कृत को पढ़ना शुरू किया हमारे चैनल पर या कहीं और पर, और आपको वो समझ में आई, तो आपको लगा कि नहीं मुझे संस्कृत लेनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो यानी कि संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न आपकी ज़रूर होगी धीरे धीरे, और आप संस्कृत भाषा को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे अगर आपको समझ में आने लग जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ भी काम आएगी। दूसरा है
यह आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों के अभाव को कम करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या, जो पढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियां अन्य विषयों में आवश्यक होती हैं, अन्य विधियों में आवश्यक होती हैं, पाठ्य पुस्तक विधि में ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक विधि में सिर्फ एक पुस्तक होनी चाहिए जो प्रत्येक बच्चे के पास होती है, उससे अपन आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों के अभाव को यह कम करता है। अगर अभाव भी है अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान इसमें प्रसंग आने पर ही दिया जाता है। जैसे कोई कठिन शब्द आ गया, जैसे कोई संज्ञा का शब्द आ गया, संधि का शब्द आ गया, तो उनको संज्ञा या संधि के हिसाब से समझा दिया जाता है। यानी कि व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही करवाया जाएगा, ये नहीं है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो व्याकरण जो है, व्याकरण ज्ञान करवाना यहाँ प्राथमिक नहीं माना जाता। प्राथमिक जो है वो क्या है, पाठ पढ़ाना ही यहाँ पे प्राथमिक है, लेकिन व्याकरण ज्ञान प्रसंग आने पर ही करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शिक्षण का केंद्र पाठ्य पुस्तक इसमें होती है। शिक्षण का जो केंद्र होती है वो क्या होती है, पाठ्य पुस्तक इसमें होती है। अगर इसके अपन पाठ्य पुस्तक विधियों की सीमाओं को अगर देखें तो पहली सीमा क्या है, केवल वाचन कौशल पर इसमें बल दिया जाता है। बिल्कुल वाचन कौशल पर इसमें बल दिया जाता है। सबसे पहले आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, फिर अनुकरण वाचन, फिर मौन वाचन, तो वाचन पर बहुत ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है। नेक्स्ट है यह विधि व्याकरण को विशेष महत्व नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है, व्याकरण का ज्ञान सिर्फ इसमें प्रसंग आने पर ही करवाते हैं, तो व्याकरण को विशेष महत्व नहीं देती है ये विधि। नेक्स्ट है यह विधि छात्रों में निरस्ता उत्पन्न करती है। क्यों निरस्ता उत्पन्न करती है, क्योंकि पाठ के अलावा कोई चीज़ इसमें नहीं बताई जाती है। बस पाठ को पढ़ोगे आप, उसका आदर्श वाचन सुन करके अनुकरण वाचन करोगे, तो इस हिसाब से इसको पढ़ाया जाता है एक प्रकार से। और बिल्कुल संस्कृत टू संस्कृत ही इसमें चलता है। नेक्स्ट अपना, इस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, देखिए वाचन कौशल अलग है, मौखिक अभिव्यक्ति अलग है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है एक प्रकार से बच्चा अपने शब्दों में किसी चीज़ को कह पाए, तो वो इस विधि में नहीं हो पाता है। जो पाठ्य पुस्तक में है उसी को केंद्र मान करके चला जाता है बच्चा, जो इसमें केंद्र नहीं होता है शिक्षण का। नेक्स्ट अपना, शिक्षण का केंद्र छात्र न होकर केवल पाठ्य पुस्तक इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस विधि की कुछ सीमाएँ हैं। उम्मीद करता हूँ पाठ्य पुस्तक विधि आपकी क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों आज केवल मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि थोड़े से काम हैं घर के भी, तो आज सिर्फ पाठ्य पुस्तक विधि को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन जो आपकी आधुनिक विधियाँ, संस्कृत की 3 जो आधुनिक विधियाँ मैंने आपको बताई थी, वो तीनों मैं आपको पढ़ा दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नई विधियों के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें साथ साथ, और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्तों अगर कोई व्यक्ति नया है चैनल के ऊपर, समझ में आ रहा है उसको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।